नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज हमारे मेहमान हैं पॉलिटिकल कमेंटेटर प्रोफेसर संगीत रागी जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। प्रोफेसर रागी जी को अक्सर आप लोग जो है इंडिया टीवी पर रविवार को सुनते हैं और कल एक बड़ा दिन है। कल मानसून सत्र का आगाज हो जाएगा, पार्लियामेंट का सत्र ही होगा और ये सत्र अगर बीजेपी की तैयारी पूरी है, एनडीए की, जो हमें लगता है कि पूरी है, मतलब उनको जो बड़े बिल लाने हैं उनके लिए 2/3 संशोधन के लिए ज़रूरी हैं, संविधान संशोधन के लिए, वो नंबर उनके पास हैं। तो आप सोचिए ज़रा कि क्या वाकई में ये इतिहास रचने वाला सत्र होने वाला है। महिला आरक्षण बिल, परिसीमन बिल, वन नेशन वन इलेक्शन तक की बात चल रही है कि क्या वो भी इस सत्र में बिल आ जाएगा। बिल नहीं भी आएगा तो जो पार्लियामेंट्री कमेटी उस पर सुझाव देने वाली थी, उसका कार्यकाल भी इसी सत्र के अंतिम हफ्ते तक है, तो वो अपनी रिपोर्ट दे देगा, तो उस दिशा में भारत बढ़ जाएगी सरकार। और फिर इस सबको जोड़ के देखिए आप 2029 का जो अगला लोकसभा इलेक्शन होगा, तो वो महिला आरक्षण बिल, 800 से ज़्यादा लोकसभा की सीटें, पूरे देश में नया परिसीमन जिसमें विधानसभाओं में भी होगा, पूरे देश के अंदर 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हो जाएंगी। उस तरीके से वो इलेक्शन कराया जाएगा। आज़ाद भारत में पहली बार बिल्कुल एक ऐतिहासिक होगा वो। तो इसलिए हमने आज यहाँ पीछे लिखा है, सर मोदी शाह क्या नया इतिहास लिखने वाले हैं। मेरा सवाल है ये नहीं कि ये करने वाले हैं या नहीं, ये तो करना चाहते हैं। मेरा सवाल ये है आपसे, जो हम लोग डिस्कशन करेंगे, क्यों करना चाहते हैं। ये जितनी पार्टियों टूटी, टीएमसी टूट करके ये सारे सांसद इधर आ गए। एक अभी पीछे एक और राज्यसभा सांसद का कोयल मलिक हैं, ममता बनर्जी की पार्टी की, उनका भी इस्तीफा हो गया, वो बीजेपी में आ जाएंगी। तो राज्यसभा, लोकसभा, शिवसेना के सांसद टूट गए, एनसीपी वाले इधर आगने की बात लगभग पूरी हो चुकी है। ये सब क्यों किया जा रहा है? क्या सरकार बचाने के लिए किया जा रहा है कि 240 की सरकार है तो हमको बहुमत रखने के लिए, पूरा करने के लिए चाहिए? आमतौर पर ये माना जाता है, अब माइनॉरिटी गवर्नमेंट है तो वो चाहती है कि भाई मेरे नंबर पूरे होने चाहिए। क्या ये उसके लिए किया जा रहा है? जवाब है नहीं, उसके लिए नहीं किया जा रहा। ये किया जाता तो 2 साल का इंतजार नहीं करना पड़ता। फिर ये क्यों हो रहा है? ये इन्हीं बिलों को पास कराने के लिए किया जा रहा है। 5 साल ये सरकार मौज से चल सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इस सरकार को नंबरों की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, क्यों फिर ये जो है इतना बड़ा काम जो है अपने सर पर इस सरकार ने लिया है? क्या ये सब कुछ इलेक्शन से पहले ही एक रोड मैप के तहत सोच करके आती है बीजेपी की सरकारें कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे और वो काम करना है? क्या कोई एक टाइमलाइन के साथ कोई रोड मैप है? मैं वाजपेयी जी की भी बात करता हूं। वाजपेयी जी जब सत्ता में आते ही न्यूक्लियर परीक्षण कर दिया उन्होंने, कोई ज़रूरत नहीं थी। तो क्या भारत में जनसंघ से और भाजपा अब ये एक विजन के साथ जो पहले से तय है कि हम सत्ता में आएंगे तो ये करेंगे और इसलिए हमको सत्ता चाहिए, इस सोच के साथ ऑपरेट कर रही है क्या? आपने पूरी बात कह दी है लगभग, लेकिन मेरा ये सवाल है। सवाल किया है, लेकिन आपने बिल्कुल उस सवाल के आपके सवाल में उत्तर भी है। नरेंद्र मोदी सत्ता में बने रहने के लिए नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, ध्यान में। भारतीय जनता पार्टी जब पहली बार सरकार बना करके आई तो आपने ठीक कहा कि न्यूक्लियर विस्फोट किया। ये सबकी प्रेरणा स्रोत क्या है? प्रेरणा स्रोत है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। अच्छा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को क्या है, इसके बारे में एक बात कही जाती है कि एक बार गुरु गोलवलकर जी तृतीय वर्ष का में उद्बोधन कर रहे थे और एक कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, तो वो सो रहा था। तो उन्होंने कहा कि इसको जरा उठाओ। तो कहा, अरे भाई हम उद्बोधन दे रहे हैं और तुम सो रहे हो। तो कहा, सो नहीं रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, मैं सुन रहा हूँ आपको। उसने कहा, अच्छा बताओ मैंने क्या कहा है? तो कहा, आप कहेंगे क्या? ये भारत हिंदू राष्ट्र है, सभी हिंदुओं को संगठित करना है और इस भारत को परम वैभव तक ले जाना है। गुरुजी ने कहा, तुम बैठ जाओ, तुमको अब और ज्यादा संघ की दीक्षा की जरूरत नहीं है। अच्छा। तुम मूल मंत्र पकड़ लिए हो। दोबारा बोलिए, क्या मूल मंत्र है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, सभी हिंदुओं को संगठित करना है, एकजुट करना है और इस भारत राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना है। ठीक है, ये सूत्र वाक्य है। तो उसने कहा कि तुम तो सूत्र वाक्य जानते हो, अब तुमको और कुछ संत की दीक्षा की जरूरत ही नहीं है। यही मूल सूत्र है।
इस राष्ट्र को परम वैभव तक ले जाना। परम वैभव का मतलब, जो मोहन भागवत जी ने कहा, ताकतवर नहीं, विश्व गुरु। विश्व गुरु आप कैसे बन सकते हैं? जब आपके पास आर्थिक संपदा हो, जब आप सभी तरीके से परिपूर्ण रहें, आपका नैतिक बल बढ़ा रहे, आप ताकतवर भी हों, आप समृद्ध भी हों। जिसे हम कहते हैं ना, 3 ही प्रकार की तो ताकतें होती हैं। आर्थिक ताकत होती है, बौद्धिक ताकत होती है, और आपके पास मशल पावर, बाहुबल। ये तीनों आपके पास इकट्ठा होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि भारत, नरेंद्र मोदी की सरकार बार बार शिक्षा में नए नए प्रयोग कर रही है। आर्थिक स्तर पर आपने देखा है कि एक अभियान ही छेड़ दिया है, मेड इन इंडिया। फिर आप देख रहे हैं कि जो है वो ताकत के मामले में, तो जितने आपके ऑर्डिनेंस फैक्ट्री थे वो सारे के सारे चालू कर दिए। मेड इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया। आप 38,000 करोड़ का तो ब्रह्मोस मिसाइल आप एक्सपोर्ट करने के लिए, हमारे समझ प्राइवेट सेक्टर को मिसाइल प्रोडक्शन में शामिल किया जा रहा है। बिल्कुल हो चुका है, इंडक्ट किया जा चुका है। तो क्यों ऐसा किया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के सामने एक विजन है देश का। फिर मैं आपसे कह रहा हूं, हर सरकार आती होगी, कांग्रेस के पास भी अपना विजन होगा, लेकिन राष्ट्रवाद से, पूरी तरीके से भारत के सनातन राष्ट्रवाद को ध्यान में रख करके, को केंद्र में रख करके, जो बहुत बड़ी आधारशिला खड़ा करने का जो उपक्रम है, वो नरेंद्र मोदी ने छेड़ रखा है। और इसमें क्या है, जैसे कोई लगता है ना कि कोई आदमी इतनी बेचैन है कि लगता है कि अपने टर्म खत्म करने से पहले, राइट वर्ड्स, अपने टर्म खत्म करने से पहले सभी तरीके से हम भारत को सुरक्षित कर दें। मैं ये आपने जो शब्द दिया ना, मैं ढूंढ रहा था वो शब्द, मुझे ये बेचैनी क्यों है ये नहीं समझ में। ये बेचैनी है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। नरेंद्र मोदी के लिए जैसे लगता है ना कि कोई किसी आदमी के लिए लगता है ना कि जब मेरा जीवन कितने साल का है, 20 साल का है, 25 साल का है, मुझे ये भी कर देना है, ये भी कर देना है, ये नहीं करना। जैसे हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित करने के लिए हम क्या करते हैं? हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं ना, घर बनाते हैं ना, हम फिक्स डिपॉजिट करते हैं, हम LIC पॉलिसी ले लेते हैं ना। मेरा कुछ हो गया तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा? ऐसा सोचते हैं नरेंद्र मोदी? मुझे ऐसा लगता है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, मैं जब तक हूं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए ये करके मुझे लगता है कि मैं अपने भारत को इतना सुरक्षित, इतना ताकतवर, इतना संपन्न बना दूं कि दुनिया में कोई सर उठा करके चले तो कहे कि मैं भारत का नागरिक हूं। अब थोड़ा सा इसको करंट ये इसी है। ठीक है, आपने कहा ये बेचैनी है। अब हम इसमें थोड़ा सा 2-3 लाइन जोड़ दे रहे हैं। अब इसके लिए क्या करें, कैसे करें? तो आपने देखा होगा कि 3 प्रकार की चीजें आपने देखी होगी नरेंद्र मोदी के कार्यशैली में। एक, जो काम असंभव दिखता था और जो राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक था, उस काम को उन्होंने पकड़ा। जैसे 370 खत्म कर देना, मैं इसे बांग्लादेश की आजादी से कम महत्वपूर्ण नहीं मानता हूं। अच्छा। क्योंकि देश का एक हिस्सा जो है वो सेपरेटिज्म के इस रास्ते पर चला गया था, जो लगता ही नहीं था कि हम कभी कश्मीर को अपने भारत की मुख्य धारा से जुड़ा हुआ देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे। तो एक तो वो जो असंभव दिखता था, राम जन्मभूमि असंभव दिखता था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की तरफ बढ़ना असंभव दिखता था, ये इनके वैचारिक अधिष्ठान के हिस्से थे। और उस तरफ नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा कदम उठाया। CAA का मुद्दा, इसको ऐसे कहें, बांग्लादेशियों का मुद्दा, ये इनकी सार्वजनिक जीवन की परवरिश का हिस्सा है। परवरिश का हिस्सा है कि ऐसे हमें ऐसा देश चाहिए, एक ऐसा देश चाहिए। दूसरा आप देखेंगे कि मैं इसको पहले भी एक आध बार बोल चुका हूं, मैं फिर इसको थोड़ा दोहरा दे रहा हूं। 80 का दशक आप देखेंगे तो कई धाराएं टकरा रही थी, स्वदेशी बनाम जो है वो विदेशी, फिर आपको मंडल वर्सेस कमंडल, ये सब चीजें निकल करके आ रही थी। जैसे भगवान शिव ने अपनी जटा में पूरी गंगा के प्रवाह को बांध लिया हो, आप देखेंगे कि सामाजिक न्याय की ऐसी परिभाषा नरेंद्र मोदी ने गढ़ा
ऐसी परिभाषा लाई कि दोनों के बीच में टकराव नहीं। एक तरफ भभूत लगा के और कमंडल लेकर के वो आदमी भारत के जितने भी सनातन प्रतीक केंद्र थे उन सबको छाती ठोक करके कहा कि मैं भारत, वो खुद ही प्रतीक हो गए सनातन वो के। वही प्रतीक हो गए। हाँ। जो एक पहले हमारा प्रधानमंत्री डरता था, जाने से शर्मिंदा होता था, भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर के शर्मिंदा होता था, वो खुल करके भारत की सभ्यता और संस्कृति को लेकर के उसका उद्घोष करने ये लगा। तो कमंडल हो गया। मंडल कैसे साधा? मंडल कैसे साधा? आप देखिए, किसी ने सोचा क्या कि हमारे घर, गरीब घर की महिलाएं संध्या का इंतजार करती थी टॉयलेट जाने के लिए। इतने सारे प्रधानमंत्री हुए। मैं फिर आपको बोलता हूं, ये छोटी बात समझ रहे हैं इसको? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक गरीब घर की महिला पखाना जाने के लिए शाम का इंतजार करती थी और शाम के झुरमुट के इंतजार करती बहुत थी। बड़ी बात है। आज उसके घरों में टॉयलेट है, आज उसके नल से जल है, आज उसको उज्ज्वला के तरह आज उसको गैस मिला हुआ है, आज उस तक बिजली मिली हुई है। तो इससे बड़ा सामाजिक, आज 85 करोड़ को मुफ्त अन्न देना, ये क्या है? लॉन्चिंग पैड है ना। आपको खाने की फिक्र नहीं है। इसके बाद आप जो भी परिश्रम और पुरुषार्थ करते हैं वो कैपिटल एकोमुलेशन या आप अपने जिंदगी को बेहतर बनाने कहती है कि यही है असली सामाजिक न्याय। तो आप मुझे बताइए कि जो सामाजिक न्याय के जितने पुरोधा थे उनके ये खोपड़ी में क्यों नहीं आया? मैं दूसरा जो कह रहा था, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग नरेंद्र मोदी की पूरे गवर्नेंस की देन है। हर जगह आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग आपको मिलेगा। यानी कि जो सोचा हुआ पैटर्न है, जहां आप सोचना आपका बंद हो जाता है, नरेंद्र मोदी वहां से सोचना। सर, मैंने आज एक कंपैरिजन किया। मोदी सरकार में तो बहुत जितने काम हुए, प्रोफेसर साहब ने बहुत सारे काम गिना दिए हैं। घर, नल से जल, सड़क, बिजली, गैस, चूल्हा, टॉयलेट, सब कुछ है। लेकिन मैं देख रहा था कि पुरानी सरकारों की अचीवमेंट, मैंने तो एआई से पूछा, देखिए ईमानदारी से बताता हूँ। मैंने कहा कि वाजपेयी जी की सरकार के बड़े काम बताओ और कांग्रेस की सरकार की, जो यूपीए की 10 साल की सरकार थी, इसके बड़े काम बताओ। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किए, लेकिन जैसा शुरुआत करते हैं, चलिए वाजपेयी जी से। ये सब हम इसलिए कर रहे हैं कि हम एक थॉट प्रोसेस समझना चाह रहे हैं। सर ने कहा कि ये केवल सत्ता में बने रहने के लिए सत्ता में नहीं आते हैं, कि भाई मीन्स बिकम द एंड, कि सरकार बनानी है और सरकार में रहना है, बस यही करते रहना है, और कोई इस बीच में जो काम हो जाए सो हो जाए, लेकिन हमारा लक्ष्य ये है कि सरकार सत्ता में आओ और सत्ता में बने रहो। ऐसा इन लोगों की सोच में नहीं है। आपने ये कहा, ठीक है। मैं आपको बता दूं काम, जैसे मैंने वाजपेयी जी को 6 साल मिले, 6 साल मिले, वो भी 2 बार में मिले, अलग अलग चुनाव में। तो उनके बड़े काम क्या है? पोखरण परमाणु विस्फोट 1998 में, जब 98 वाली गवर्नमेंट बनी तो आपने परमाणु विस्फोट किया। भारत के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी थी, दुनिया जानती थी, लेकिन हमने डेमोन्स्ट्रेट नहीं की थी। वाजपेयी जी ने आते ही उसको दुनिया के सामने बताया, वी आर अ न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर वेपन पावर है हम, ठीक। फिर इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की इतनी चर्चा मोदी सरकार में होती है, उसके बीज लोग बताते हैं वाजपेयी जी की सरकार में थे। गोल्डन ट्रायंगल मतलब दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता को जोड़ने वाले राजमार्ग बनाना। आपने बताया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब गांव गांव तक सड़क, बहुत बड़ा काम, नदियों को जोड़ने का काम जो है वो उन्होंने किया। सर्व शिक्षा अभियान वो उन्होंने शुरू किया, जिसके तहत मतलब 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार जो है वो बना दिया गया। फूड सिक्योरिटी का भी बीज वहीं था। अंत्योदय अन्न योजना जो है वो उन्होंने शुरू की, देश की गरीब से गरीब परिवार को बहुत रियायती दरों पर राशन उपलब्ध कराने का। नई संचार नीति, टेलीकॉम पॉलिसी की जड़ें जो हैं वो वहाँ पर हैं, जो आज आप हाथ हाथ में मोबाइल फ़ोन देखते हैं, और बहुत सारी बातें। हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये पढ़ा तो मैंने कहा सोचने वाली बात है, हमने सोचा नहीं कभी इस बारे में। आप सोचिए, वाजपेयी जी ने कानून बनाया, FRBM एक्ट, FRBM एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व कानून। क्या कहता है FRBM कानून? कि जितने चादर है उतने ही पांव पसारो। इसके लिए कानून बनाया किसी सरकार ने आकर के, वरना बड़ा आसान है ना, कर्जा लो बांटो। उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी ये कानून में दर्ज कर दी उन्होंने। हम उतना ही पैर फंसाएंगे, हम उतना ही खर्चा करेंगे जितनी हमारी आमदनी हमको अलाउ करती है। कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात थी जो उन्होंने कानून में डाल दी। वाजपेयी सरकार, मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने बहुत सारे काम किए। मनमोहन जी की सरकार ने बहुत सारे कई अधिकार जो हैं वो उन्होंने लोगों को दिए, भारत के लोगों को दिए।
राइट टू Right to इंफॉर्मेशन दिया, राइट टू information वर्क दिया, राइट टू एजुकेशन दिया, राइट टू इंफॉर्मेशन दिया, बहुत सारे थे, फूड सिक्योरिटी फूड को उन्होंने सिक्योरिटी बिल भी और उसको आगे बढ़ाया। तो ये काम सारे हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर बताइए सोच का अंतर क्या है? काम तो मनमोहन सिंह की सरकार ने भी किए थे। देखिए, सोच का अंतर कहाँ है। हम्म। भारत को ताकतवर बनाने की बात जब चली थी, मनमोहन सिंह का पूरा कार्यकाल आप ले लीजिए, कोई आपका डिफेंस प्रोक्योरमेंट नहीं हो पाया, है ना? क्यों? क्योंकि आप बदनामी से डरते थे। आर्म्स लॉबी बहुत बड़ा काम कर रही थी। भारत सरकार ने क्या किया? नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिचौलियों को बाहर किया और कहा जितना प्रोक्योरमेंट हमको चाहिए हम करेंगे। आपका चाइना बॉर्डर बहुत असुरक्षित था। मुझे याद है कि एक बार मैं नॉर्थ ईस्ट के लिए गया था और मैंने पूछा कि हमारी यहाँ तोपें लगी हुई थी और मैं अपने पूरे परिवार के साथ जा रहा था। मैंने पूछा कि हमारी तरफ सड़कें खराब क्यों है? समझ गए कि नहीं? तो मेरे एक रिलेटिव थे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बहुत अच्छे पोजीशन पे थे। उन्होंने कहा, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के बारे में कहते थे कि जब मैं यूपीएससी दे रहा था तब भी प्रोजेक्ट चल रहा था और अभी भी प्रोजेक्ट चल रहा है। समझ रहे कि नहीं? और एक चीज़ वो कहते थे और कई लोगों ने हमसे कहा, एक आईपीएस अधिकारी था, उसने हमसे कहा कि जानते हो हम लोग क्यों नहीं कहते ये अपने तरफ बनाते हैं? भारत सरकार की सोच है कि चाइना हमें जल्दी ना घुस जाए, इसलिए हम अगर आक्रमण कर दिया तो उसको हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाएगा अंदर घुसने के लिए। ये तो पार्लियामेंट में कहा हुआ है। नहीं, तो मैं समझता था कि ये मजाक है। मैं ये समझता था कि ये लोग मजाक के तौर पर ये सब हमें बता रहा है। जैसे कहता था कि चाइनीज साइज उस साइज जाओगे तो उनको 10 रुपए दे करके चाइनीज से हाथ मिला सकते हो, ये सब भी बताया। तो हमको लगता था ये सारे मजाक है। लेकिन जब मैंने संसद में ये बात सुनी तो मुझे लगा आंखें खोलने वाली थी। आज अब जाके आप देखिए, चाइनीज बॉर्डर के अगेंस्ट, चाइनीज बॉर्डर के किनारे सड़कों का जाल बिछा दिया है भारत ने। यही कहते थे कि पैसा कहां से आएगा? पैसा आ रहा है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर पर। आप देखिए आज बड़े बड़े सर, इसके अंदर कितनी बड़ी डिफीटेड सोच है कि भाई अगर हमारा चीन से युद्ध हो गया तो हम तो टिक पाएंगे नहीं। हाँ। तो वो तो अंदर आएगा। हाँ। तो ऐसा करो, सड़क ही मत बनाओ तो कैसे घुसेगा? ये डिफीटिस्ट मेंटालिटी है। डिफिटिस्ट मेंटालिटी है। हम लड़ नहीं सकते इससे, क्योंकि उनको डर सता कहा रहा था कि 62 में जो है वो अंदर तक, आसाम तक घुस आया था चाइना। वो बाद में विड्रॉ कर गया, ये और बात है। वो तो आ चुका था अंदर, ठीक है ना, अंदर तक आ चुका था। तो ये माइंडसेट आपके डर अंदर काम कर रहा था। भारत ने क्या किया? इस सोच को बदला। आप देखिए पूरे दक्षिण एशिया में एक भी व्यक्ति, जब कोई दुनिया की ताकत चाइना से आंख में आंख मिला करके उसके गले में घंटा बांधने की हिम्मत नहीं कर रहा था, कोई भी, चाहे वो जापान हो, चाहे वो चीन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुनिया की कोई बड़ी ताकत, उस समय भारत ने, आप गलवान ही नहीं, गलवान से पहले डोकलाम को आप देखिए। डोकलाम हमारा कोई क्षेत्र नहीं था। हमने भूटान की सुरक्षा के लिए वहां पर जाकर के अपनी राइफलें गाड़ दी और चाइना को पीछे घुसने पर, लौटने पर मजबूर कर दिया। डिस्कशन कर रहे हैं कि मैंने उनसे पूछा कि बताइए अंतर क्या है। मैंने कई काम बताए। ये सोच का अंतर है। ऐसा लगता है कि देखिए, उन्होंने सोशली एम्पावर करने के लिए बहुत सारे कानून बनाए लोगों को, ये मानना पड़ेगा। यूपीए की सरकार ने, जैसे मनरेगा ही बना, अब आप उसकी आलोचना करते रहिए, लेकिन मनरेगा आज तक चल रहा है ना, अब आपने उसको थोड़ा बदल दिया। तो वो सोशल सेक्टर में लोगों को एम्पावर करने के लिए उन्होंने कुछ कानून बनाए। हाँ, ये बातें जो आप बता रहे हैं डिफेंस में, स्ट्रेटेजिक, मैं फिर उसमें भी एक चीज मैं फिर उसमें भी बता रहा हूँ। मनरेगा में क्या होता था कि मनरेगा के अंदर, ये मैं जानता हूँ इसलिए कह रहा हूँ, हम अपने गांव में देखे हैं इसलिए कह रहा हूँ, अपने घर का कुआं खुदवाया, अपने घर का काम करवाया, सार्वजनिक काम के लिए जो होना चाहिए था अपने घर का काम कराया और उसको पैसा दे दिया, और उसमें भी पूरा पैसा नहीं। अब क्या होता है? डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तो डिजिटल इंडिया का अपने घर का काम कराया और पंचायत से पैसा दिलवाया। अब जो हो रहा है वो डायरेक्ट बेनिफिशियरी को जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा अंतर लेकर के आया। परिवर्तन भी तो 12 साल बाद किया ना सरकार। मतलब ठीक है, आप जितनी आलोचना कर लीजिए उसकी, लेकिन वो चल ही रहा है काम। नहीं, मैं जो आपसे पूछ रहा था कि अगेन थोड़ा सा
हमने सब्जेक्ट क्यों लिया, मैं फिर दोबारा से उसको आपका मतलब विषय रख देता हूँ सामने कि ये पार्टियों से तोड़ फोड़ के सांसद इधर जो आ रहे हैं वो सारे के सारे सरकार बचाने के किसी उपक्रम में नहीं आ रहे हैं, वो किसी उपलक्ष्य के किसी काम के लिए आ रहे हैं कि हमको ये बड़े काम करने। तो मैंने प्रोफेसर साहब से पूछा कि क्या आरएसएस और बीजेपी ये सत्ता में आने से पहले तय करके रखते हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, किस उद्देश्य के साथ हमको सत्ता में आना है? तो आपने कहा ये सब पहले से विजन का हिस्सा है एक, ठीक, उसमें वाजपेयी जी की सरकार भी शामिल है और उसमें मोदी जी की सरकार भी शामिल है। देखिए, मैं एक चीज़ समझिए, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में मौलिक अंतर क्या है। जैसे सीपीएम की सरकार है, सीपीएम और भारतीय जनता पार्टी आइडियोलॉजिकल पार्टी है, ठीक है। तो आइडियोलॉजिकल पार्टी के एक हमेशा एक डायरेक्शन होता है। आइडियोलॉजी का मतलब होता है ए सेट ऑफ वैल्यूज विच यू पुट इनटू एक्शन। कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं आपके सामने, हमको भारत को इस दिशा में ले जाना है। इस रोड मैप पर आप कितने साल से काम कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बाद उसका जनसंघ बना, जनसंघ लड़ाई करते रहा, हमेशा अपने मैनिफेस्टो में लाता रहा और इस पर वो काम करता रहा। आप समझ रहे हैं नहीं? तो आप मतलब विपक्ष में बैठ के यही सोचा है कि हम आएंगे तो ये करेंगे। आपका ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। ओके, ब्लूप्रिंट पहले से तैयार है। और आप ध्यान रखिएगा, अटल बिहारी वाजपेयी का वो संसद का भाषण याद रख रहे हैं, एक समय हम जब अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार लेकर के आएंगे तो 370 भी हटेगा, बोला था और आए तो हटा दिया। संसद में आए, जब आए तो नरेंद्र मोदी जी ने उसको किनारे अब लोग तो ये, लेकिन अभी तो अपोजिशन के लोग ये कह रहे हैं ना कि ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं ये क्योंकि इनको डिलिमिटेशन करना है किसी से, बाकी सब बहाना है। कांग्रेस क्या कहती है, ये बाकी सब कुछ बहाना है कि हमको ये संविधान संशोधन करने के लिए, महिला आरक्षण लागू करने के लिए या कोई भी और कानून बताते हो उसके लिए बहुमत चाहिए, इसलिए इन सांसदों की हमको जरूरत है। उन्होंने कहा इनका केवल एक लक्ष्य है डिलिमिटेशन, परिसीमन। अपने मन मर्जी से परिसीमन अगर कर लिया, इसको अलग किया, इसको इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मिलाया, ये अपना वोटर नहीं है इसको दूसरे में डाल दो, इस तरीके से इसको जेरी, क्या है अंग्रेजी का शब्द कांग्रेस बार बार कहती है, जेरी पिकिंग, जेरी मैंडरिंग, ऐसा समथिंग, गैरीमैंडरिंग, हाँ गैरीमैंडरिंग, ये करना चाहते हैं। और उसकी वजह है कि एक बार अगर अपने मन के मुताबिक आपने सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज रीड्रॉ कर ली, आपको अपने फेवरेबल बना लिया, तो 29 का इलेक्शन भी फेवरेबल हो जाएगा, उसका अगले वाला भी आसान हो जाएगा। देखिए, 3 बिल महत्वपूर्ण है। एक तो वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा जो है वो जो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री 130th अमेंडमेंट है ना, 129, 130 और 131। 131 में आपका महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन है, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, इतने वर्षों से आप कह रहे थे कि महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, महिलाओं को आरक्षण देना चाहिए, तो इसका मतलब आप देश की जनता के साथ महिलाओं को बेवकूफ बना रहे थे, आप उसके बारे में सीरियस नहीं थे। दूसरी बात, जब आप कहते थे कि हाँ महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन सीट की कॉन्स्टिट्यूएंसी को लेकर सारी पॉलिटिकल पार्टियों के जो पुरुष थे उनको अपना दर्द सता रहा था कि भाई हमारी सीट चली जाएगी तो हमारा क्या होगा, तभी नहीं लागू हो पाया आज तक। तो उसका रास्ता तो क्या कांग्रेस था? सरकार भी थी बिल, तो उसका रास्ता क्या था? उसका रास्ता क्या था कि सीटों की संख्या बढ़ा दे ताकि पुरुषों का प्रतिनिधित्व रिलेटिवली ना घटे और महिलाएं जो 50% इस देश की आबादी का हिस्सा है, उनका एक इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन लोकसभा राज्यसभा दोनों के अंदर हो। अब आप करने के लिए तो सीट बढ़ाना ही पड़ेगा। अब आप सीट बढ़ाने नहीं दे रहे हैं, सीट बढ़ाने पर आप नॉर्थ साउथ का डिवाइड का आप लेकर के आ रहे हैं, तो जो ये बहुत कठिन काम है, इसमें सब प्रकार की लड़ाइयां लगाने की कोशिश की, लेकिन नेतृत्व की परीक्षा ये होती है कि ए लीडर इज नॉट वन हु इज लेड बाय मासेस, ए लीडर इज वन हु लीड्स द मासेस। तो नरेंद्र मोदी लेड नहीं है, ही इज नॉट लेड बाय। मैं फिर कह रहा हूं अपोजिशन ये कह रहा है ये सब बहाने हैं, ये सब देखिए ये मॉरल हाई ग्राउंड लेने की बातें समझ रहे हैं। ये कह रहा है, उन्हें उदाहरण दे करके कहा आसाम में क्या किया, कश्मीर में क्या किया कि भाई जो ज्यादा अपने एंटी वोट है आसाम में, जो है मुस्लिम बहुल क्षेत्र जो है, उनको सबको क्लब कर दिया। अच्छा तुम सभी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में हो जाओगे, एक ही जिता पाओगे ना। अगर मान लीजिए 100 मुसलमान हैं, 100 का 100 एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कर दिया आपने, तो ठीक है, वहां बीजेपी एक ही सीट हारेगी।
लेकिन अगर वो 100 मुसलमान जो है 5 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 20 होता तो पांचों जगह वो कठिनाई पैदा करता बीजेपी के लिए। ठीक है, तो वो उनका आरोप है कि ये पूरे देश में लागू करना है इनको। देखिए, उनका ये आरोप है, डर ये है उनको, और डर वाजिब भी है, क्योंकि कोई ताकतवर पॉलिटिकल पार्टी बची नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को परास्त कर सके। तो आप क्या करेंगे? आप स्टेटस को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, या आप कोई भी इस प्रकार का नई चीजें लेकर के आए तो आप विरोध कर करके और उसको स्टॉल करके आप विक्ट्री का आप जश्न मनाना चाहते हैं। नहीं तो ये डिलिमिटेशन कौन करता है? डिलिमिटेशन कमीशन करती है, सरकार थोड़े करती है। जम्मू एंड कश्मीर में डिलिमिटेशन हो गया तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना ली? नहीं बना पाई ना। वहां भी ये करना चाहती थी, वहां भी तो डिलिमिटेशन हुआ। और जम्मू के डिलिमिटेशन पर आप जम्मू एंड कश्मीर को आप पढ़िएगा तो आपको पता लगेगा, जम्मू एंड कश्मीर में जम्मू के लोगों का आरोप ही यही था कश्मीर पर कि हमारी आबादी ज्यादा है, जम्मू की आबादी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी प्रतिनिधित्व की संख्या जो है वो वैली में ज्यादा दिया हुआ है। तो इसको डिलिमिटेशन कराओ। मना कौन कर रहा था? नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके खिलाफ थी, महबूबा इसके खिलाफ थी, क्योंकि उनको लगता था कि लॉजिक के आधार पर ये डिलिमिटेशन होगा तो जम्मू में सीटों की संख्या या तो बराबर हो जाएगी या ज्यादा हो जाएगी, वैली से ज्यादा हो जाएगी। ठीक, आप समझ रहे हैं? हाँ, आप कह रहे हैं कि ये सब नहीं, मतलब ये बेकार के तर्क है। ओके, ठीक है। तो आप अच्छा बताइए, तो बीजेपी कांग्रेस तो संघ पे क्या आरोप लगाती है कि ये महिला विरोधी है? क्या कहती है कि भाई इनकी लीडरशिप में कहाँ है महिलाएं? सिर्फ पुरुष ही सरसंघ चालक होंगे, पुरुष ही सरकारेवा होंगे, और कहाँ हैं वो? तो अच्छा, दिखते भी नहीं है। तो बताया जाता है संघ की तरफ से भाई हमारी तो एक महिला विंग अलग है, उसका नाम प्रोफेसर साहब बता देंगे। राष्ट्र सेविका समिति दुनिया की सबसे बड़ी महिलाओं का संगठन। ठीक है, तो ये आरोप लगता है कि भाई ठीक है, ये तो अपनी हिरार्की में ही महिलाओं को जगह नहीं देते, तो ये क्या महिलाओं को लीडरशिप देना चाहते हैं? वो बीजेपी और आरएसएस महिला आरक्षण बिल लेकर के आ रही है, जो अपने आप में क्रांतिकारी कदम है। पूरे देश की विधानसभाओं में और लोकसभा में 33% महिलाएं आपको दिखाई देंगी मिनिमम। ये मिनिमम है, बाकी सीटों पर भी आ सकती है महिला, और आएंगी। बिल्कुल। आप संघ से निकले हुए हैं, आप संघ की सोच में है हमेशा से कि भाई हमें महिलाओं को आगे बढ़ाना है और महिलाओं को हमें रिप्रेजेंटेशन में भी आगे करना है। हाँ बिल्कुल है। ये पूरा जो आरोप है संघ पर कि महिला विरोधी और महिलाओं को नहीं काम, महिलाओं को घरों तक रख लेना, जरा राष्ट्र सेविका समिति का आप पढ़िएगा तो, मैं तो उस पर काम किया हूँ इसलिए मैं आपसे कह सकता हूँ। कॉरपोरेट में काम कीजिए, सभी जगह काम कीजिए। महिलाएं और पुरुष दोनों रथ के दो पहिए हैं, ये सोच है राष्ट्र सेविका समिति की। दोनों, और महिलाओं की भूमिका ज्यादा है पुरुषों से, समझ रहे हैं कि नहीं? कॉरपोरेट में जाए वो काम करे, बहुत अच्छा है, सब जगह काम करे, लेकिन परिवार को भी संभालना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार को संभालना है तो फिर कॉरपोरेट में नहीं जाए, कोई और काम नहीं करे, डॉक्टर नहीं बने, इंजीनियर नहीं बने, ऐसा तो कहीं नहीं संघ ने कहा है, ऐसा नहीं कहा है। इस मामले में तो गांधी जी ज्यादा दकियानूस थे। कैसे? इसलिए तो गांधी जी का कहना था कि पहला माने सबसे ज्यादा महिलाओं का काम यह है कि पहले अपने परिवार को संभालना। ठीक है कि नहीं? संघ तो है, संघ की वैसी सोच है नहीं। और जितने भी हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं या बाकी ऐसे कार्यक्रम होते हैं, सभी में महिलाओं की भागीदारी होती है। आप समझ रहे हैं कि महिला आरक्षण जो है कब से सोच में है बीजेपी संघ की? देखिए, महिला आरक्षण तो जब से इस मुद्दे को आया है, पहले मैंने भारतीय जनसंघ में हमने नहीं, मुझे याद आ रहा है उतना पहले तो शायद बात भी नहीं होती थी। हाँ, लेकिन जब से महिला आरक्षण की बात निकल करके आई है, भारतीय जनता पार्टी इसके पक्ष में हमेशा रही है। ठीक है। और हमेशा सवाल इस मुद्दे पर हमेशा। अब आप कह रहे थे कि एक ब्लूप्रिंट है आरएसएस बीजेपी का, उस सोच के साथ उस ब्लूप्रिंट को लागू करने के लिए आते हैं हम सत्ता में, सिर्फ सत्ता के में बने रहने के लिए नहीं आते हैं। उस ब्लूप्रिंट का आखिरी पन्ना क्या है? कहां तक, क्या मतलब व्हाट इज द फाइनल गोल? ये तो आखिरी पन्ना इसमें होता नहीं है। अच्छा,
इसलिए नहीं होता है। देखो हिंदू राष्ट्र मैंने कहा कहीं आखिरी पन्ना हो उसका। देखिए नहीं, संघ तो मान करके चलता है कि भारत हिंदू राष्ट्र है, ठीक ध्यान है, रखिए। और इन ऑल प्रैक्टिकलिटी है। इस हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित रखना है, सुरक्षा बहुत जरूरी है। बार बार मैं कहता हूं, इस हिंदू राष्ट्र को, यार मेरा 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 विश्लेषण सुन लीजिए क्योंकि आपने छेड़ दिया है। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं कि हिंदू राष्ट्र पर प्रोफेसर साहब की अपनी एक अलग सोच है, और हम इस पर एक प्रोग्राम करेंगे आपके लिए जल्दी, तो बस जो खास तौर पर हिंदू राष्ट्र पर होगा। बस एक ही लाइन में, जैसे एक आम की वाटिका है तो कहते हैं ना कि आम का बगीचा है, ठीक है ना। अब आम के बगीचे में बहुत सारा बबूल आ जाए और आम का बगीचा धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो फिर आप क्या कहेंगे? आम का बगीचा तो नहीं कहेंगे, फिर यही कहेंगे ना कि आम का बगीचा था, हाँ, बबूल का बगीचा हो गया है, बबूल का बगीचा है, यही कहेंगे ना। तो अफगानिस्तान भी एक समय हिंदू राष्ट्र था, बांग्लादेश भी हिंदू राष्ट्र था, पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र था, लेकिन अब वो हिंदू राष्ट्र रह तो नहीं गया है। तो जो चीज आपके शरीर में डोमिनेट करता है उसी अनुसार से आपकी प्रकृति होती है, चाहे अम्लीय प्रकृति हो या क्षारीय प्रकृति हो। तो जब हिंदू न्यूमेरिकली डोमिनेंट रहेगा तो हिंदू राष्ट्र बचा रहेगा, और न्यूमेरिकली यदि इसका पतन होते जाएगा, धीरे धीरे खत्म होते जाएगा, 76% पर आ गया है, 86% पर था, 76% पर आ गया है, ये 50% पर चला जाएगा, तो हिंदू राष्ट्र अपने आप खत्म हो जाएगा, वो बचेगा नहीं। फिर आप जो है वो सरिया में सारे नैरेटिव आकर के खड़े होंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है इस हिंदू राष्ट्र को सुरक्षित कैसे रखा जाए, उस पर भी और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस दिशा में काम कर रही है। ये सरकार 12 साल से जैसे चल रही है, उस लक्ष्य को भी साथ साथ लेके चल रही है। आप डेमोग्राफिक मिशन को आप देखिए, डेमोग्राफिक मिशन बना है ना, वो इसी के लिए बना है। और बांग्लादेशी घुसपैठियों ने जो भारत के अंदर करीब, मेरा अपना आकलन है कि 5 करोड़ के आसपास बांग्लादेशी मुसलमान इस देश में है, 5 करोड़, ठीक है ना। ये कोई छोटी बड़ी आबादी नहीं है, यूरोप के एक देश के बराबर की आबादी है, और इस देश के सैकड़ों कॉन्स्टिट्यूएंसी को, डेमोग्राफी को बदल चुके हैं। अब यदि इनको धर पकड़ करके इनको यहां से बाहर भेजा जाए तो मैं मानता हूं कि ये उसी दिशा में काम हो रहा है। ओके, आपने कहा वो जो मतलब कि जो भी सोच है, लक्ष्य है, वो ऐसा उसकी कोई एक मंजिल नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक लैंडमार्क अचीव कर लिया तो अब हो गया काम, हम जहां तक आना चाहते थे। देखिए ऐसा नहीं है ना कि हिमालय का ये एवरेस्ट है और यहीं तक हमको जाना है। यदि ऐसा होता तो फिर रास्ता तय करना है कि हमको यहीं तक जाना है, ये अनंत तक है ना। हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं ताकि ये राष्ट्र वैभवशाली हो, समृद्ध हो, सुरक्षित हो। हम अपनी सांस्कृतिक चेतना को, हम अपनी सांस्कृतिक वैभव को सुरक्षित रख सकें, बचा सकें। हम उसको जितना विकसित हो करें, प्रोटेक्ट करें, नर्चर करें और उसको विस्तार दें, यही पूरा उद्देश्य है। और इसी दिशा में मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम जब आती है सत्ता में तो इसी दिशा में काम करती है। जब कांग्रेस की सरकार आती है तो वो सत्ता में बने रहने के लिए सारे प्रपंच करती है। ये दोनों का मौलिक अंतर है। यही था आज का विषय भी, यही था। आपने बिल्कुल बहुत इतने शानदार शब्दों में सर उसको समराइज भी कर दिया है। अब आप जब ये चर्चाएं सुने कि बीजेपी पार्टियां तोड़ रही है, सांसद जोड़ रही है, इसको यहाँ टूट वहां टूट, तो ये आर्गुमेंट जो आज आपके सामने बड़ा लंबा आर्गुमेंट दिया प्रोफेसर साहब ने, आधे घंटे 40 मिनट की चर्चा, तो इसको ध्यान में रखिए। एक ही लाइन बोलता हूं, कृष्ण हमारे उदाहरण है। महाभारत के हर पात्र को छल से मरवाया, भीष्म को मरवाया, छल से मरवाया, द्रोण को छल से मरवाया, कर्ण को छल से मरवाया, दुर्योधन को छल से मरवाया। किस लिए मरवाया? धर्म की सत्ता खड़ी करने के लिए जो कुछ भी है जायज है। ये आपने जो है आज, अब देखिए क्लोजिंग में आपने विवादित बयान नहीं, मैं विवादित नहीं कर रहा हूं। ठीक है, धर्म की सत्ता, इस देश धर्म की स्थापना के लिए जो करना पड़ेगा इस देश के हित में जो यदि ये करना पड़े करेंगे, तो सब जायज है। ये भी सोच में है। हाँ, पूरी तरीके से मेरी सोच में है।
तो हमसे तो ये 100 गुना ज्यादा आगे सोचते हैं। जिनके चेहरे लगे इनकी सोच जिनके में। जिनके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, हम तो बहुत सामान्य हैं, इनकी सोच तो हमसे 100 गुना ऊंची है। चलिए सर, तो उनके ये- पास नहीं होगी ऐसा है नहीं। मुझे लगता है आज की चर्चा जिसने सुनी होगी वो आप सच में उस थॉट प्रोसेस और ग्रूमिंग कैसे हुई है ना इन सब की नेताओं की, नरेंद्र मोदी के पीछे, उसको समझने का अच्छा तरीका है ये आपकी बातों को सुनना। और एक चर्चा, जैसे आप अभी मैंने कहा व्यूअर से, हिंदू राष्ट्र पर हाँ, एक बिल्कुल, चर्चा, इस पर आम धारणा हिंदू राष्ट्र की क्या है लोगों के बीच में और आपकी क्या व्याख्या है, उस पर एक अलग प्रोग्राम करेंगे। प्रोफेसर बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए हमारे साथ। भारत की खबर देख रहे थे आप, आज इतना ही।